So welcome students to your new lecture series that is on work, energy and power। अभी ये फिजिक्स क्लास 9 का एक चैप्टर है मोशन, मेजरमेंट और फोर्स के को पढ़ के। अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट के बारे में। उसके जस्ट बाद हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे और फिर तीसरा जो था वो उसी का रिलेट किया था मोशन को ही कि मोशन का कॉज क्या है, जिसमें हम लोग फोर्स में 3 अलग अलग चैप्टर पढ़े थे। फोर्स 3 यूनिट जो यूनिट था उसमें 3 चैप्टर पढ़े थे। पहला जो था वो सिंपली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, जहाँ पे हम लोग जो जितना मोशन के बारे में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उसको रिलेट किए फोर्स से। सेकंड जो रहा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो हमारा मोस्ट कॉमन फोर्स है, हम लोग के आसपास रहता है, उसके बारे में। थर्ड हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर और बॉयंसी के बारे में पढ़े। ठीक है, अभी जो ये लेक्चर है ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये भी वर्क, एनर्जी और पावर जो आपको दिख रहा है वो सब एक ही है और ये सब रिलेटेड है न्यूटन्स के लॉ से। कुछ आपको नया नहीं यहाँ मिलने वाला है, बस हम लोग थोड़ा नया नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, नया नया कंसेप्ट इन द सेंस उसी को रिफाइन करके, उसी जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं उसी चीज़ को थोड़ा सा और अपना बेहतर बनाएंगे। और कुछ नया आपको मिलने नहीं वाला, जो आप पढ़े हुए उतना ही कंसेप्ट आपका यूज होगा, कुछ कंसेप्ट रिफाइंड होगा। जैसे वर्क का रियल में मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनर्जी, तो एनर्जी आप देखें तो वर्क करने की ही क्षमता क्या होता है, एनर्जी, इसके बारे में देखेंगे। तो वर्क एनर्जी रिलेटेड ही है। और ये पावर जो है ना, ये पावर रिलेट करता है कि आप कितनी जल्दी कोई काम को कर पाते हैं, इसी के बारे में। ओके, अब इस लेक्चर में हम लोग का होने क्या वाला है। ठीक है, तो क्लास 9 के वर्क एनर्जी पावर में है क्या, तो समझिए पहला जो है वो है आपको वर्क के बारे में पढ़ना, कंसेप्ट ऑफ वर्क का क्या कंसेप्ट है, क्या नॉलेज है। हमारे जनरल लाइफ में हम होमवर्क बोलते हैं, क्या वो भी साइंस के हिसाब से एक वर्क है या नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ वर्क पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस हिसाब से इसको टाइप किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, नाम से पता चला एनर्जी के बारे में। और एनर्जी में इसका भी टाइप्स पढ़ेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, काइनेटिक और, वैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं रियल में। टाइप्स करने का मतलब फॉर्म, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, साउंड के बारे में तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है ही। साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये बहुत सारा एनर्जी है। लेकिन उसमें हम लोग एक एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जो कि मैकेनिकल एनर्जी, और उसके अंदर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। थर्ड जो लेक्चर होगा वो हमारा वर्क एनर्जी को रिलेट करते हुए, वैसे तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, अभी मैंने बता दिया कि अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी है, तो रिलेटेड है ही। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कैसे ये रिलेटेड है इस चीज़ को देखेंगे। ओके, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक आप लोग बहुत सारा कंजर्वेशन पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन आप लोग अभी तक आप ये पढ़े हैं, जैसे केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, फिजिक्स में भी एक कंजर्वेशन अभी तक पढ़ चुके हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। यस, आप गेस सही कर रहे हैं, जैसे उस सब का डिफिनेशन कंसेप्ट था वही है कि एनर्जी, जैसे मोमेंटम था, मोमेंटम किसी चीज़ का कांस्टेंट रहता था, उसी तरह से यहाँ कंजर्वेशन एनर्जी है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है, वो सिर्फ बदल सकता है। फिफ्थ लेक्चर जो होगा हमारा वो किस चीज़ पे होगा, तो वो होगा पावर पे, कंसेप्ट ऑफ पावर पे। और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हम लोग समझेंगे, जो आप अगर अलग अलग यूनिट जो होता है पावर पे, जैसे मोटर पे हॉर्स पावर HP लिखा रहता है, या कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक बिल सब में, खासकर इलेक्ट्रिक मीटर में किलोवाट आवर लिखा रहता है, उसके बारे में, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ हम लोग का होने वाला, 5 से 6 लेक्चर आएगा। ठीक है, ये 5 मैंने डिवीजन कर दिया, ये सब हमको पढ़ना है। 5 से 6 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क के बारे में, कि आखिर वर्क है क्या। ठीक, देखिए जनरल, अगर हम लोग लाइफ देखिए जनरल वर्ल्ड में वर्क का 2 कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ वर्क की बात करें, नॉलेज हम लोग का जो है वो 2 तरह से बांटा हुआ। एक है जनरल मीनिंग, जो हम लोग डेली लाइफ में वर्क के लिए यूज करते हैं, कि आज बहुत पढ़े हैं, आज बहुत काम किए हैं, पापा घर से आए, पापा काम क्या करते हैं, पापा लैपटॉप बैठ के बहुत सारे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कुछ है, बहुत सारे ऐप बनाते हैं, गेम बनाते हैं, या ऐसा कुछ लैपटॉप बैठ के उनका काम है, तो वही आते हैं रात में बहुत सारा आज काम किए। तो क्या साइंस भी उस चीज़ को, आपके पापा जो बैठ के भर दिन लैपटॉप चलाए हैं, उस चीज़ को भी काम बोलते हैं क्या? ठीक है, आप ही भर दिन आप बैठ के काम कर रहे हैं, क्या उसको साइंस काम बोलता है क्या? ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक कंसेप्ट में, साइंटिफिक कंसेप्ट या साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, कंसेप्ट ऑफ वर्क, इसके बारे में। चलिए पहले ये चीज़ स्टार्ट करते हैं कि वर्क, वैसे तो सिंपल ऐसा वर्ड है नहीं वर्क जो आप जानते नहीं हैं। ठीक है, पर वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, कि आप जो जानते हैं वर्क और साइंस जिस वर्क को जानता है, उस दोनों में क्या अंतर है। देखिए जनरल अगर मीनिंग बात करें
वर्ड का जनरल कंसेप्ट बने बात, जनरल कंसेप्ट को जाने कि वर्क है क्या। तो एवरीडे एक्टिविटी में हर रोज का जो काम है उसमें वर्क बोला जाता है, ठीक है, कि वर्क जो है आप जितना मेंटल और फिजिकल वर्क कर रहे हो, मेंटल एंड फिजिकल वर्क, उसको बोला जाता है कि काम, ठीक है। मैंने आज बहुत सारा होमवर्क किया है तो वो एक तरह का वर्क कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हम लोग अपने सोसाइटी में ऐसा ही चल रहा है, हम लोग मान रहे हैं। तो क्या यही वर्क है? जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मेंटल एंड फिजिकल वर्क में, जैसे आज भर दिन आप किताब पढ़ें, ठीक है, रीडिंग अ बुक, खूब आप किताब पढ़ें, एक पूरी किताब पढ़ ली आप, ठीक है, साइंस से पूरी किताब उल्टा एनसीईआरटी का शुरू से लास्ट तक पढ़ दिए, ठीक, बहुत टाइम लगा होगा। अगर अच्छे से पढ़े तो 12 से 13 घंटा लगा होगा, मान लीजिए पढ़े आप में कैपेसिटी है, ये मान के चलिए आप में कैपेसिटी है, सब में होता है, आप में कैपेसिटी, आप बैठ के 12-13 घंटे में पूरे बुक को फिनिश कर दिए, ठीक है, अच्छे से, ठीक। क्या ये साइंस का वर्क है? आप अपने आप को पूरी तरह से थका चुके हैं, एक तरह से बोले तो एनर्जी भी आप में खत्म कर चुके हैं, उसमें एनर्जी खर्च होता है, पर क्या ये रियली कंसेप्ट है? जनरल वर्ड में तो हम लोग बोलते हैं, क्या ये साइंटिफिक कंसेप्ट मानता है? नहीं, इसको नहीं मानता, ठीक है। जैसे और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल मैं दूं, जैसे कोई वेट को हम लोग पकड़े हुए हैं, ठीक, जैसे जिम करते रहता है कोई, तो कोई वेट है उसको होल्ड करके रखे हुआ है, जैसे कूली रहता है, वो कूली बहुत सारे वेट को अपने माइंड, अपने हेड पे रखे रहता है, अपने माथा पे रखे रहता है, तो होल्डिंग अ वेट विदाउट मूविंग, क्या इसको भी बोलेगा साइंस वर्क? नहीं, ठीक है। तो किसको बोलेगा? जस्ट वेट, हम लोग इसी पे आ रहे हैं, होल्डिंग अ वेट, कोई वेट को कोई वजन उठाना, एंड नॉट मूविंग, ओके। और ओके, एक और कंसेप्ट है ना, कि जैसे फोर्स में हम लोग देखे थे कि हम किसी चीज़ को अगर मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मूव करना चाह रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दीवार को मूव करना चाह रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पर क्या रियली में वो मूव कर पाता है? नहीं। तो क्या वहाँ पे हम फोर्स नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं। इसीलिए फोर्स का डिफिनेशन क्या बना था? फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स एक एजेंट है जो या तो चेंज कर देता है किसी बॉडी के स्टेट को, या चेंज करने की कोशिश करता है, सेम चीज़। तो अगर हम चाह रहे हैं कि कोई रॉक मूव करे, उसमें भी हम लोग अपना फिजिकल काम खूब कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल एफर्ट लगेगा ना। आप दीवार को हटाना चाहते हैं और धकेल ले दीवार को, अपने रूम के दीवार को, तो वहाँ भी फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, भले ही वो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राइंग हार्ड, फिजिकली आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं, हाथ से, पैर से और चीज़ से, ट्राइंग हार्ड टू मूव ह्यूज रॉक या योर वॉल, मूव योर रूम वॉल, रूम के वॉल को अपने पूरे एफर्ट के साथ। पर क्या ये साइंस इसको वर्क मानता है? नहीं, इसको भी नहीं मानता। किसको मानता है? तो आते हैं उसी पे, ठीक है। जैसे और बहुत सारा और भी, जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये इंजन जो पुल करता था, बहुत सारा है जो डेली लाइफ में हम उसको काम के रूप में बोलते हैं, पर साइंस में कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में आप पढ़ते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट। इस पर हम लोग पूरा एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ही देखेंगे, तो आपको दिया हुआ है डिफरेंस करने के लिए कौन साइंटिफिक और कौन जनरल साइंटिफिक वर्क है या नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, अभी तो उम्मीद है इतना से आप समझ गए। अब चलते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट पे। साइंटिफिक कंसेप्ट क्या कहता है वर्क का? तो देखिए फिजिक्स में, ठीक है, इसका फिजिकल जो मीनिंग है, फिजिसिस्ट जो इसको मानता है, फिजिसिस्ट के लिए इसका स्पेशल मीनिंग है, वर्क हैज स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिसिस्ट के लिए जो फिजिक्स पढ़ते हैं या जो थ्योरी बनाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल मीनिंग है। वो फिजिकल और मेंटल वर्क को वैसे ही देख के नहीं बोल देते हैं कि हाँ ये वर्क है, ठीक है। ऐसे सुन लिए कि आज जो है वो भैया बहुत पढ़े हैं तो ये वर्क हो गया, नहीं, उनके लिए स्पेशल मीनिंग है। उनके लिए मैं भी अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कहने के लिए तो मैं टीच कर रहा हूँ आपको, ये भी एक काम है, लेकिन साइंस ही बोलता नहीं, अपने काम कुछ नहीं गया, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा एनर्जी? चलिए उस सब के बारे में बात करेंगे। तो जो इसमें है साइंस में, फिजिक्स में, उसका अपना एक टेक्निकल, अपना एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, और बहुत अच्छा डिफिनीशन दिया। क्या है? तो रियली में अगर बात करें वर्क का, तो वर्क हम लोग डिफाइन कब करते हैं? वर्क हुआ है उसको डिफाइन करते हैं, वर्क को नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क यहाँ पे हम लोग बोले। लेकिन रियली में हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हम मेंटली कोई वर्क डन किए? क्या हम पढ़े? ठीक है, क्या हम पढ़ के कंप्लीट पूरा किए तो वो हुआ वर्क डन, वर्क नहीं हुआ रियली। तो हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क को। वैसे वर्क को अगर डिफाइन करना चाहे तो आगे हम लोग अच्छे डिफाइन करेंगे। वैसे वर्क का आज एक प्रिसाइज मीनिंग है नहीं, ठीक है। ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजरेबल है, सिंपल। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे इसको वर्क डन को, क्योंकि हम लोग इसी में इंटरेस्टेड ही रहते हैं। वर्क डन, काम हुआ कि नहीं हुआ, यही चीज़ हो जाता है। जैसे बॉक्स को मान लीजिए हम पुश किए, ठीक है, बॉक्स को क्या किए? पुश किए। तो उस कंडीशन में साइंस बोलता है हाँ वर्क, अगर आप बॉक्स को पुश किए हैं, एक फोर्स लगाए हैं और उससे कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, यस यू हैव डन वर्क, आपने काम किया है, ठीक है। तो यस साइंटिफिक कंसेप्ट में ये चीज़ है कि पुशिंग
समथिंग, कोई चीज़ को पुश करना, और पुश करें मतलब फोर्स लगा रहे हैं, बाय फोर्स, एंड मूविंग इट टू सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस तक मूव करना। अगेन सिर्फ वहाँ उसको पुश करना, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है, जैसे इस केस में, दीवार वाला केस में तो वो वर्क नहीं हुआ, ठीक है। एंड मूविंग सम डिस्टेंस बाय फोर्स एंड मूविंग इट टू सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं। और भी तो मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं और एक पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, वैसे बच्चे को आप देखते होंगे कि बच्चा क्या करता है, खिलौना ऐसे लेता है और उसमें एक धागा बांध लेता है, एक थ्रेड, और ऐसे करके वो खींच के लेते जाता है। आपको मैं फिगर ऊपर में पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ट्रेन है, वो ट्रेन अपने इंजन से फोर्स लगा के, या गाड़ी अपने इंजन से फोर्स लगा के क्या करता है, मोशन में लाता है। मैं सब कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है, आप धीरे धीरे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रेविटी जो है हम लोग का चीज है, ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और किसी चीज को अपने तरफ खींच भी रहा है। तो यस, यहाँ पे भी एक फोर्स है और यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो जो है वो क्या है, एक वर्क है साइंटिफिक कंसेप्ट में, ठीक। तो अट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी टुवार्ड्स अर्थ एंड मूविंग इट टुवार्ड्स इट, मूविंग, अपने उसको मूव कर लेना, टुवार्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ मूव करना, ये क्या है, ये एक वर्क है। और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया। तो रियली में आप बहुत सारे एग्जांपल में ना, जो साइंस बोलता है ये वर्क है, ये वर्क नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको डिफिनीशन मिल जाएगा वर्क डन का। और क्या मिलेगा, तो वर्क डन का आपको डिफिनीशन मिलेगा कि वर्क डन जो है वो साइंस दो चीज के कंसेप्ट पे रखे हुआ है। क्या क्या वो कंसेप्ट है, वो है एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। हर केस में एक फोर्स होना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस जो कवर किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा अंतर है ना, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हर केस में, ठीक है, जहां भी वर्क हो रहा है साइंस के हिसाब से, तो दो चीज इन्वॉल्व है, एक फोर्स और फोर्स के कारण होने वाला डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज इन्वॉल्व है। तो यस, वी कैन नाउ डिफाइन वर्क डन। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो वर्क डन जो है, वर्क डन वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, तो रिलेशन है कि वर्क हुआ है, वर्क इज डन व्हेन सम फोर्स कॉज ए डिस्प्लेसमेंट, जब कोई फोर्स है और वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स, जब भी एक फोर्स क्या करता है, व्हेन अ फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है उस फोर्स के कारण, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। अब रियली में आप फोकस करने की बात की है कि यानी काम करता कौन है, क्या काम फोर्स करता है, यस काम फोर्स करता है, तो हम तो बोलते हैं ये आदमी किया हुआ है। तो यही तो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि काम उसके द्वारा किया गया है जो उस फोर्स को लगा रहा है, लेकिन रियली में साइंस बोलता है कि वो फोर्स को नाम दो जो काम किए हुआ है। जैसे हम अगर क्या कर रहे थे, यहाँ पुश कर रहे थे, तो हमारा जो एक मस्कुलर फोर्स था, मस्कुलर फोर्स जैसे वहाँ पर है, मसल्स के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, वो फोर्स जो था, वो फोर्स यहाँ काम कर रहा था। तो सो वी कैन से कि हियर बाय पुशिंग, इफ वी आर पुशिंग समथिंग बाय अ फोर्स, देन द वर्क इज डन बट बाय मस्कुलर फोर्स, काम हुआ है लेकिन किसी द्वारा, मस्कुलर फोर्स के द्वारा। क्या हम ये बोलते हैं, नहीं, अगर हम इसको पुश कर रहे हैं वह मैंने वर्क किया, ठीक है। तो अक्सर हम लोग जो वर्क डन है उसमें फोर्स की जगह उस एजेंट को, ठीक है, उस आदमी को लगा देते हैं जो वो काम किया हुआ है, ठीक है। ट्रेन में जो वर्क है उसमें जो फोर्स है, ठीक है, तो वो फोर्स मैकेनिकल फोर्स है, एक मशीन खींचा हुआ है उसको, लेकिन हम लोग नाम किसका दे देते हैं कि इंजन दिया हुआ है। तो अक्सर हम लोग जो फोर्स लगा रहा है उसकी जगह किसका नाम देते हैं, उसके एजेंट को। तो हम इस चीज को भी लिख सकते हैं, वी ऑफन, हम अक्सर रिलेट करते हैं, रिलेट किस चीज को रिलेट करते हैं, फोर्स बाय इट्स एजेंट, क्योंकि इस एजेंट, उसके एजेंट से ही, चाहे एजेंट कुछ भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, अ मैन और एन ऑब्जेक्ट, कोई भी, उससे रिलेट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट फोर्स का नाम नहीं लेते। ओके, डू वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फोर्स, यस वी हैव। जैसे ऐसे भी इसी चीज को बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में आएगा, पर क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वर्क डिफाइन किया गया। ऐसे भी इसी को थोड़ा सा वर्ड को आप थोड़ा इधर उधर करके आप एक और डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे जब भी एक फोर्स कोई चीज पे लगता है, व्हेन फोर्स एक्ट्स, लगता है किस पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड अ बॉडी मूव्स, ठीक है,
या द ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव करता है, सो वी कैन से दैट वर्क हैज डन, वी कैन से दैट फोर्स हैज डन वर्क। अगेन मैं अभी चूंकि साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं वही बोलूँगा कि फोर्स हैज डन वर्क। आगे मैं भी एजेंट से जोड़ने लगूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी जो रहते हैं वो इसी के हिसाब से रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी इसी चीज़ को और सभी इस चीज़ को प्रीफर करते हैं कि फोर्स का नाम ना लेते हुए इसका नाम लिया जाए जो एजेंट, जो ऑब्जेक्ट फोर्स को लगाया हुआ है। तो वी कैन से दैट फोर्स हैज डन वर्क, कि फोर्स ने काम किया है। ओके, अब इस चीज़ का अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो वी कैन, ठीक है, हम बना सकते हैं, हैज डन वर्क। ओके, अब हम लोग आते हैं तो कैसे बनाए, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। इसका जो फॉर्मूला बनाया गया है वो कुछ इस तरह से, फॉर्मूला में ये ध्यान रखना आपको कि फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ, और रियली में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है क्या, और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में देखें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को, कोई भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी को पढ़ते हैं वहाँ पे मेजरमेंट उसका होना होता है। जैसे यहाँ भी मेजरमेंट होगा, फोर्स अगर लगा रहा है तो वहाँ मेजरमेंट हो रहा है ना कि 5 न्यूटन लगा या 6 न्यूटन। तो यस, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर, नो, फोर्स इज ए वेक्टर। व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास नंबर भी है जैसे 5 न्यूटन, एंड ऑल्सो इट हैज डायरेक्शन। हम सीधा नहीं बोल सकते 5 न्यूटन फोर्स, नो, यू हैव टू मेंशन डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि 5 न्यूटन नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है। आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको लगाना है, कोई चीज़ को धकेलना है, 5 न्यूटन लगाना है, ठीक, किस चीज़ पे, एक मेज जो आपके रूम में रखा हुआ है, एक मेज है, एक टेबल है जिसपे आपको लगाना है फोर्स, और आप उस पर ना लगाते हुए आप अपने दोस्त पे वो फोर्स लगाने लगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आपका बदल गया, वो टेबल था नॉर्थ में, आप लगा दिए साउथ में, और साउथ में आपका दोस्त था, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना, फोर्स नीड्स अ डायरेक्शन, सो इट्स अ वेक्टर। सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, और इसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया हुआ है, इसमें मोशन, ये दोनों वेक्टर है, मतलब इस दोनों के पास डायरेक्शन है। ओके, व्हाट अबाउट द फोर्स, the force is a vector, so it has a direction. What about displacement, it is also a vector, so it has direction. क्या वर्क जो इस दोनों से बना हुआ है, जो अभी तक देखे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, क्या वर्क होगा वेक्टर, द आंसर इज नो। क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्क अगर डन देखें तो वर्क डन कुछ इस तरह से है, इसका फॉर्मूला बनता है एफ डॉट एस, यहाँ एस डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। रियली में यहाँ जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसका अपना मतलब है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या फोर्स किधर और भी लगता रहेगा तो किधर और भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्स कहीं और लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। टोटली जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसीलिए तो थोड़ा हम लोग डीप जाएंगे तभी समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए कि चलिए कोई चीज़ है, यहाँ पे एक व्हीकल का जो इंजन है वो इस पे ऐसे फोर्स लगाते रहता है और वो ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पे जितना जिधर फोर्स लग रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑल राइट, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे भी। दूसरा केस मान लीजिए, दूसरा केस उसी तरह का है, ठीक है, एक छोटा सा टॉय है, ठीक है, जिसमें चक्का लगा हुआ है, छोटा सा टॉय, ये था व्हीकल, बड़ा सा मैं लगा, तो ये व्हीकल है और ये टॉय है, ठीक है। अब इसको कोई बच्चा खींचेगा तो स्ट्रिंग लगा के, धागा लगा के, थ्रेड लगा के वो कुछ इस तरह से खींचेगा, ठीक, वो कुछ इस तरह से इसको अपने हाथ में लेके और खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये ऐसे तो नहीं है कि गाड़ी ऐसे चलेगी, गाड़ी ऐसे चलती रहती है रास्ते पे, ठीक है, गाड़ी ऐसे चलती रहती है। जहाँ ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये फोर्स। क्या दोनों का सेम डायरेक्शन है, नो, इट हैज सम एंगल बिटवीन इट। तो क्या एंगल बदलने से डायरेक्शन बदलेगा, ऑफकोर्स। ये था इसका, अगर हम मैप पे देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अगर आप इस बीच में जा रहे हैं तो ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला है, तो डायरेक्शन तो जरूर बदला, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में रियली में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स तो लगा रहे हैं, अब फोर्स के किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो क्या यही है फॉर्मूला फोर्स वर्क डन का, यस। यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है,
ये डॉट कहना क्या चाहते हैं? तो देखिए अभी हम लोग जो है स्केलर के बारे में जाने हैं कि स्केलर के ऊपर जो ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, वो कैसा होता है? वो सिंपल, जैसे अलजेब्रा के साथ होता है 2+3, वैसे ही अगर हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस है और 3 मीटर डिस्टेंस है तो उसको भी जोड़ के 5 मीटर डिस्टेंस होता है, और 2 3 कोई नंबर भी है तो उस दोनों को जोड़ के 5 होता है। लेकिन यह है कि इस डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2 मीटर मैं चला इस डायरेक्शन में नॉर्थ, ठीक है, सॉरी ईस्ट, और 3 मैं इधर आ गया, किधर? साउथ में, उस डायरेक्शन से। तो ये नेट कितना हुआ? नेट -1 हुआ, ठीक है, नेट -1। फोर्स लगा रहे तो फोर्स, और डिस्टेंस लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट लगा रहे तो -1 मीटर। समझे आप क्या बोला मैं? ये चीज मैंने मोशन में अच्छे से किया हुआ। अगर आप मोशन देखे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, मजा ही आ रहा होगा। तो इधर आप 2 मीटर चले और इधर आप फिर से 3 मीटर यहाँ से आ गए, तो नेट कितना हुआ? नेट हुआ 2 प्लस, ये अगर डायरेक्शन निगेटिव होगा तो -3 ना, तो ये कितना हो गया? -1 मीटर। तो इसीलिए जो इसका सिस्टम है, किस चीज़ का? वेक्टर का, उसका अलग है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ ये प्लस माइनस पर है, मल्टीप्लाई में तो और अलग है। कोई दो वेक्टर को, जैसे यहाँ 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो केस होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात कहूँगा कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत अजीब लगेगा आपको, हम लोग को भी लगा था, और हम लोग के टीचर ने बोला था हाँ सिंपली स्केलर है, याद रख ले। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, मैं आपको डीप कंसेप्ट में भी नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि वो तो 11th में होगा, पर अभी मैं उसको समझा सकता हूँ। जो 11th में आपको पढ़ाया जाएगा वही छोटा सा आपको बस 2 से 3 मिनट में आपको समझा सकता हूँ। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये देखिए शॉक हुआ था हम लोगों को, ऐसा कैसे हो गया? ये तो फोर्स है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, यहाँ ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी आप बोल सकते हैं डिफिनीशन है वर्क डन का। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ वर्क? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ओके, वर्क स्केलर कैसे हो गया? वर्क को स्केलर तो होना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर से बना हुआ है। तो ऐसा है कि जब भी हम 2 प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो जब भी 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 2 तरह से होता है। अब ये 2 तरह से क्यों होता है, कैसे होता है, उतना आप नहीं माइंड कीजिए, पर बस अभी समझिए। एक जो होता है उस केस में एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके कारण यहाँ डॉट पड़ा ही है, और इसको ये डॉट कहते हैं। और इससे जो रिजल्ट आता है, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किए और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आया क्या? तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे एक आया स्केलर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है किसी 2 वेक्टर का, जिससे क्या है? जिससे कि मल्टीप्लाई होने पे एक स्केलर ऑब्टेन हो। जैसे यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे, दोनों के प्रोडक्ट निकालने पे आया क्या? स्केलर। तो इस तरह का चीज़ है, ठीक है। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का क्रॉस जो है ना वो लगाते हैं, और ये है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इससे आने वाला रिजल्ट जो होता है, इसके मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट होता है वो होता है वेक्टर। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, तो आपके लिए थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट का, पर मैं समझा सकता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा टॉर्क का। ये टॉर्क क्या है? टॉर्क भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक तरह से फोर्स का भाई है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो गेट होता है ना, गेट जिसको आप डोर बोलते हो, डोर जो है ना, डोर को हम लोग एक पुश देते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, वहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और फोर्स लगाने से क्या होता है कि वो गेट खुल जाता है, ठीक, खुल जाता है। अब देखिए वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, क्योंकि साइंस है कि हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को पढ़ना। तो उसको आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप फोर्स लगाएं इधर, ठीक है, लगाएं इधर, और उसके और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ऐसे हुआ है, ठीक है, ऐसे गेट था, ऐसे गेट था, और गेट ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये अगर आप पढ़े हुए हैं मेरा मोशन का, सर्कुलर मोशन, तो वहाँ मैंने ये बताया हुआ थोड़ा सा। तो टॉर्क वही चीज़ है। टॉर्क क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे वो गेट जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, आप गेट ऐसे खोलते हैं, तो ये हमेशा ये दोनों चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर ही रहता है। तो यही चीज़ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस चीज़ का फॉर्मूला है। और ये यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ जी क्रॉस है ना, क्रॉस, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? वर्क है, आपका एनर्जी है, ये सब हो गया डॉट प्रोडक्ट में। तो इस तरह का डॉट प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। आप डिफिनेशन लिखना चाहते तो लिख ले, पर आपके लेवल का नहीं है, मैंने सिर्फ समझा दिया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट विच गिव्स अ रिजल्ट ऑफ स्केलर, ठीक है। तो व्हेन 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट इज स्केलर, जब भी 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा और रिजल्ट स्केलर होगा तो उसको स्केलर प्रोडक्ट होता है। और ऐसा होता है, आपके सामने में एग्जांपल है। और जब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसी कारण इसको क्रॉस बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे टॉर्क है जो आप डेली लाइफ में बहुत लगाते हैं, और एंगुलर मोमेंटम इसी का भाई है वो भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब थोड़ा सा वर्क के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, उस हिसाब से हम लोग
कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वर्क का डिफिनेशन हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, इसका यूनिट और इसका स्केलर, इसका क्वांटिटी, तो वो स्केलर है हम लोग देखें। सो अभी तक हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या है। तो वर्क अभी तक हम ऐसे अब डिफाइन कर सकते हैं, वर्क को अगर डिफाइन करना हो कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल मोड अप्रोप्रिएट हम लोग बोल देंगे इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या सिंपली स्केलर क्वांटिटी है, जो दिखाता है क्वांटिटीज दैट, जो ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन देख सकते हैं, दैट शो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है या नहीं, इसी चीज़ को, ठीक है। या ऐसे दिखा देंगे दैट शो इफ डिस्प्लेसमेंट हैज अकर, या दैट डिनोट डिस्प्लेसमेंट, जो दिखाता है क्या चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट ऑन अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगा के, इस चीज़ को ये वर्क कहता है। ओके, और वर्क डन का डिफिनेशन क्या है, तो वर्क डन का डिफिनेशन है कि व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, जब भी फोर्स करता है क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट, इट व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज डन, द वर्क इज सेट टू बी डन, या इसको ऐसे ही शुरू ही किया जाता है, वर्क इज सेट टू बी डन, सेट टू बी डन बाय द फोर्स। और हम लोग ये भी जाने कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजेंट का नाम देते हैं, ना कि फोर्स का, ठीक है। तो वर्क होता किससे है, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स, वर्क हमेशा किसके द्वारा होता है, तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स, फोर्स के द्वारा होता है। ओके, नो डाउट, फोर्स ही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करेगा। लेकिन हम लोग क्या देते हैं, बट वी ऑफन, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, हम उस एजेंट को वैल्यू देते हैं जो फोर्स लगाया। वी ऑफन नेम द एजेंट, उस एजेंट का नाम देते हैं, नेम द एजेंट दैट अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, अभी सुन लीजिए एक थोड़ा अलग एग्जांपल। जैसे वर्क जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, अर्थ जो खींच रहा है ना हमको, तो अर्थ हमको खींच रहा है, हमको कोई चीज़ है, एप्पल है, और एप्पल गिर रहा है, ठीक है, न्यूटन का एग्जांपल ले लो, तो एप्पल गिर रहा है, तो एप्पल गिर रहा है तो एप्पल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ फोर्स लग रहा है कि हाँ, अर्थ जो है वो फोर्स लगा रहा है, भले ही वो आपको विजुअल है, तो अर्थ भी एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक। तो ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अर्थ लगा रहा है फोर्स। अभी मैं क्या बोला, अर्थ फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स कौन लगा, फोर्स अर्थ लगा रहा है, नो डाउट एजेंट है वो, लेकिन फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको ऐसे बोलना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ काम कर रहा है, पर हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ काम कर रहा है, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रहा है, इसलिए एजेंट का नाम देते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि किस तरह का है, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, तो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा सा, आप उम्मीद है थोड़ा मोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि इस जो मल्टीप्लाई होता है किसी दो वेक्टर का, वो दो तरह से होता है, एक स्केलर एक वेक्टर, उस हिसाब से ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, सिंस इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। आपसे कोई पूछेगा नहीं, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा कि ये स्केलर क्यों है, आपको कोई ये भी नहीं पूछेगा कि वर्क क्या है, आपको पूछेगा वर्क डन, सिर्फ इतना ही, ठीक है, आपको ये भी नहीं पूछेगा, ये भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ओके, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट। फार्मूला फोर्स का, फार्मूला किस चीज़ का, वर्क का, तो फार्मूला वर्क का हो गया क्या चीज़, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, आपको अभी कुछ नहीं किया जाएगा, बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन गलती हो जाता है, पर आप यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन का भी साइन दे सकते हैं। ओके, यूनिट, यूनिट पे आप बात करते हैं, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हो गया यूनिट। तो देखिए वर्क पे और एनर्जी पे जो काम किए थे वो है जेम्स पास्कल जूल, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था और उन्हीं के नाम पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट जो कि है जूल। ओके, आप बोले थे कि यूनिट हम फार्मूला देके बना सकते हैं, यस आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स का न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ फोर्स का न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हैं, और इसी न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। तो कैन वी डिफाइन वन जूल फ्रॉम हियर, कि वन जूल होता क्या है, जैसे डिफाइन किए थे कि फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे मास का होता था केजी और इसका होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का, तो हम लोग डिफाइन किए थे कि वन न्यूटन को। क्या इसी तरह से हम वन जूल को डिफाइन कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वी कैन डिफाइन वन जूल। तो व्हाट इज वन जूल, ठीक है, वन जूल है क्या, चलिए डिफाइन करते हैं इस चीज़ को कि वन जूल किसको बोलेंगे। वन जूल अगर एक वर्क हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, जैसे वन न्यूटन का, तो वन जूल काम होगा कब होगा, देखिए हम लोग वर्क का फॉर्मूला लगाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके यस। अगर हमको वर्क को वन बनाना है तो ऑफकोर्स इस दोनों को क्या होना पड़ेगा, वन, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं, इसको तो अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे फोर्स 5 हो और डिस्प्लेसमेंट 1/5 हो, तभी 5 इंटू 1/5 1 हो जाएगा, बस ये भी हो सकता है, पर
वी वांट टू पुट इट सिंपलर, हम इसको सिंपल केस में समझना चाहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग क्या लेंगे कि अगर वर्क को 1 बनाना है तो फोर्स भी 1 होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी 1, यानी 1 न्यूटन और 1 मीटर होना चाहिए हाँ, यानी ये होना चाहिए 1 न्यूटन मीटर, इस दोनों को 1 को मल्टीप्लाई करके। तो यही चीज़ से यहाँ बनता है क्या चीज़, ठीक है, जो 1 जूल है वो चीज़। तो 1 जूल अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, तो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल वर्क इज डन होगा कब, डन व्हेन अ फोर्स, जब एक फोर्स, कौन फोर्स, तो वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस करता है किसी बॉडी को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए ना, डिस्प्लेसेस ए बॉडी, किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को बाय 1 मीटर, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं वर्क, 1 जूल वर्क, ठीक है। क्या इसका ये जूल किस तरह का है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो देखिए ये छोटा क्वांटिटी है जूल, ठीक है, इसलिए इसका बड़ा भी, जैसे मैं बोलूँ सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, ऑफकोर्स आप बोलेंगे सेंटीमीटर छोटा है और मीटर जो है बड़ा है, और रोड सबको नापने के लिए सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे और बड़ा यूनिट किलोमीटर आता है, स्पेस में नापने के लिए और बड़ा यूनिट जिसको लाइट ईयर होता है वो यूनिट आता है। उसी तरह से एनर्जी के लिए भी जो जूल है छोटा है, तो इसका कुछ मल्टीपल यूनिट भी है, जैसे आप मेजरमेंट में पढ़े हुए हैं, मल्टीपल यूनिट भी है, जैसे 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, अगेन आप मुझे बता दें किलो जूल, 1 किलो जूल जो है ये जूल का क्या, 1 किलो जूल मतलब, किलो मतलब मैंने आपको बताया 1000, ठीक है, और जूल तो जूल ही रहेगा 1000 जूल, ओके। उसी तरह से 1 मेगा जूल है, अब ये मेगा क्या है, तो ये मेगा जो है, ये मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है, मैंने आपको बताया था किलो मेगा गीगा ये सब बताया था, तो इसका मतलब 10⁻⁶ जूल, 10⁻⁶ मतलब अरे यही 4 5 6 ये हो ना 3 3 6, इसी को बोलते हैं, कितना हो गया ये 10 लाख जूल। तो इसी का बड़ा यूनिट भी यूज किया था। तो ये तो हुआ थोड़ा सा फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम कलेक्ट करके आपके लिए लिख दिए। अब बात करते हैं कि वर्क का टाइप भी होता है और टाइप होता है तो किस तरह से उसको क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसके टाइप्स को देखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा फोर्स और एंड डिस्प्लेसमेंट के पैटर्न को, कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या सीखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क का क्लासिफिकेशन। आपको एक चीज़ और स्ट्रेंज लगेगा अभी कि वर्क तो स्केलर है, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है। और आप लोग अभी तक इतना ही पढ़ते हैं कि कोई वेक्टर चीज़ ही निगेटिव हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने ये कभी नहीं लिखा है कि वेक्टर जो है वही निगेटिव होगा, स्केलर भी निगेटिव हो सकता है जैसे यहाँ, ठीक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, तो पहला कैसा हो सकता है, तो पहला जो हो सकता है वो इस तरह का कि डिस्प्लेसमेंट का कॉज क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। फोर्स वैसे करता क्या है, फोर्स एक्सीलरेशन लाता है किसी चीज़ में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा भी कंडीशन आता है। जैसे बहुत सारा मैंने आपको एग्जांपल बताया, व्हीकल है, उसका इंजन जो है, ठीक है, इंजन में लगने वाला मैकेनिकल फोर्स, एक फोर्स लगा रहा है व्हीकल पे और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, किस डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगेन अगर कोई पुश कर रहा है, कोई टेबल पुश कर रहा हूँ, मैं ही टेबल पुश कर रहा हूँ और ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, ये पेन है, इसको मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यस, इट इज विच टाइप ऑफ वर्क, तो इट इज अ वर्क इन विच डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह का वर्क है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, सिंपली वर्क डन जो आता है वो आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फार्मूला ऑफ फोर्स अगर आप देखिए, फार्मूला ऑफ फोर्स इसका क्या है, फार्मूला ऑफ फोर्स है कि F इंटू ये S है, इसका इंपोर्टेंस है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोल रहे हैं इस पे क्यों बार बार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई कंसेप्ट आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। सीधा आप अगर वर्ड इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रखे होंगे तो ये आपको दिक्कत दे सकता है, इसीलिए मैं आपको बार बार इस पर स्ट्रेस दिला रहा हूँ। ये जो S है इसका अपना वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपना क्या वैल्यू है, इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। ये रियली में S नहीं है, S cos थीटा है, इसको देखेंगे, ठीक है जी हाँ, S cos थीटा देखेंगे हम लोग, चिंता नहीं कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला केस ये हो गया, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया किस तरह का एग्जाम्पल, जैसे बोले थे एग्जाम्पल पुशिंग अ बॉक्स या टेबल एंड इट्स एंड मूविंग इट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मूविंग इट इन सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, ये है
फोर्स का, ऐसा फोर्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ही तरफ हो रहा है, ठीक है, ऐसा वर्क है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो सेम डायरेक्शन ये हुआ। ओके चलिए, और भी बहुत सारा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो इस कंडीशन में F इंटू एस, या इसको अच्छा लिखेंगे F डॉट एस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क आता है वो कैसे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। एक अगर न्यूमेरिकल होता तो मजा आता। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बॉय है जो पुश कर रहा है एक बुक को, हाँ एक बुक को, अ बॉय इज पुशिंग, या सिंपली ए बॉय पुश कर रहा है किसको, ए बुक को। ऑफ कोर्स वी कैन हैव एनीथिंग, टेबल, बुक, बॉक्स। ए बॉय पुशेस अ बुक, कुछ हो सकता है। यहाँ पे हम लोग का बुक दिया हुआ है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स लगा के, कितना फोर्स, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन लगा के एक बुक को डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या उसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन निकालो किसके द्वारा, बाय दिस फोर्स। तो ऑफ कोर्स यस, वर्क जो होता है कभी फोर्स के द्वारा होता है, बाय दिस फोर्स। इफ द बुक, अगर बुक जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, बुक इज डिस्प्लेस्ड, किधर बुक डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर अलोंग द पाथ, 20 सेंटीमीटर अलोंग द पाथ, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ अलोंग द पाथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ अलोंग द पाथ एक वैल्यू रखता है अपने आप में कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहता है। अगर लिखा रहता अपोजिट टू, तो उस कंडीशन में वर्क का जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा बदलता, और जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वर्क है वो भी बदलता। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे, फोर्स कितना है 30 न्यूटन, वी हैव डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाते हैं, वी हैव डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाउ मच, तो डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर। ओके अब अगर ऐसा यूनिट में लाना है वर्क को, तो इसको हम लोग को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20/100 इक्वल टू, मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता है, 0.2 या 0.25 मीटर जो आप लिखना चाहें। ओके ये चलिए 20 मीटर ही लिख लीजिए। ओके उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है F डॉट एस, दोनों का मल्टीप्लाई। F कितना था 30, ये कितना आया है 0.20, ठीक। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हटा के 2 जीरो दे दीजिए, एक से ये कैंसिल हो गया, एक से ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3 2 जा 6, ठीक है, कितना हो गया 6 जूल या 6 न्यूटन मीटर। ये आ गया क्या चीज़, इतना वर्क किए। चलिए ये तो हो गया पहला कंडीशन का। बात करते हैं दूसरा कंडीशन का, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो वो अपोजिट हो किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। ऐसा भी होता है क्या, हाँ होता है ना, ठीक। जैसे हम कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं, तो अर्थ जो है वो अर्थ किधर लगा रहा है, अपना फोर्स सेंटर की तरफ, ठीक है, और हम कोई चीज़ को ऊपर फेंक दिए हैं। तो यहाँ देखिए वो बॉडी किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। क्या ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे का, यस। तो इधर फोर्स इधर, और सॉरी मोशन इधर और फोर्स इधर। आप बोलेंगे नहीं ये तो फोर्स लगाया है कोई और आदमी, फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ तभी नहीं ऊपर जा रहा है, यस। लेकिन यही तो बात है कि वर्क हम लोग देखते हैं किस हिसाब से कौन फोर्स कर रहा है। हर एक फोर्स के लिए वर्क जो है वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे हम एयर रेसिस्टेंस के लिए भी वर्क निकाल सकते हैं उसके फोर्स के हिसाब से। तो हर फोर्स का, ठीक है, हर फोर्स के हिसाब से अपना अपना एक काम होता है। जैसे यहाँ पे अगर फोर्स का बात करें तो एक फोर्स कोई आदमी लगाया होगा जो इस बॉल को फेंका होगा, वो भी एक फोर्स है। एक फोर्स अर्थ का ग्रेविटी लगाया होगा जो कि नीचे की तरफ है। एक फोर्स एयर रेसिस्टेंस भी होगा। एक फोर्स ये जो एक्शन लगाया इसका रिएक्शन भी होगा। बहुत सारा फोर्स होगा, लेकिन हम जिस पे इंटरेस्टेड है वो इंपॉर्टेंस रखता है। हम किस पे इंटरेस्टेड है, हम किस फोर्स के हिसाब से वर्क निकालना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस इसी हिसाब से हम लोग सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ये दोनों क्या है, निगेटिव, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है, ओके इस कंडीशन में हम लोग ये जो केस है जहाँ पे सेम डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो इस कंडीशन में जो वर्क है इसी वर्क को बोला जाता है पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क मैं यहाँ डिफाइन भी कर दूँ। पॉजिटिव वर्क, तो इफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव, अगर फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में एज डिस्प्लेसमेंट। तो इफ फोर्स एक्ट्स, अगर फोर्स लगे इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, किसके सेम डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे फोर्स, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। क्या ये निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं। अगर कोई चीज़ इधर मूव किया तो चलिए इधर अगर कोई चीज़ मूव करता है तो इधर भी फोर्स भी लगा होगा, तो -5 न्यूटन लगा फोर्स और 2 मीटर वो मूव किया,
-2 मीटर, क्योंकि सेमी डायरेक्शन में ना, तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ये केस जो है हमेशा पॉजिटिव वर्क आता है। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों का अपना डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, कोई चीज़ को आप ऊपर फेंके हैं, ठीक है, हाँ, थ्रोइंग अ बॉल, ठीक, थ्रोइंग अ बॉल, एक बॉल को आप थ्रो किए, देन ग्रेविटी को देखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो उस केस में कैसा हो जाएगा, वो उस केस में उसके अपोजिट, देन ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ एक्टिव जो है ग्रेविटी जो है वो किधर लग रहा है, इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉल जो है, बट जो बॉल आप फेंकिए हैं, बट बॉल इज मूविंग अपवर्ड, ये दोनों कैसा है, अपोजिट है, मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों अपोजिट है, अगर इधर जा रहा है ये, इसको पॉजिटिव मान लिया जाए, और फोर्स इधर लगा है, तो एस इधर एफ इधर, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव होता है, सिंपल से मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि -2 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -6। अगर दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो तो होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ऐसा ही केस है। आप ऐसा भी सिंपल केस भी ले सकते हैं कि यही एक आदमी है, वो एक आदमी पुश कर रहा है, बहुत सारे आदमी इसको, ये एक आदमी इधर से पुश कर रहा है, एक आदमी इधर से, ठीक है, ये आदमी जीत रहा है, ठीक है, ये आदमी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है 10 न्यूटन और ये लगाया बेचारा 6 ही न्यूटन, तो इधर हो जाएगा पुश। तो इस आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए, इस आदमी के फोर्स के हिसाब से देखा जाए, इस फोर्स के हिसाब से, तो ये तो इधर लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस आदमी का फोर्स ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। तो इस केस में जो वर्क है वो कैसा वर्क आ जाएगा, तो वर्क ऐसा आएगा जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। अब इतना डायरेक्शन का आ क्यों रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कौन कौन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब आएगा दिक्कत, ठीक। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो फोर्स आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव, और इस कंडीशन फार्मूला जो बनता है वर्क, वो कैसा बनता है, वर्क का फार्मूला आप -Fs लगाते हैं, फार्मूला एक ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस किस लिए आ रहा है आप समझ रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ नंबर रखना है, ठीक, फार्मूला अगेन एक ही है, कौन सा फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है जो मैंने आपको लिख दिया, फोर्स और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसके हिसाब से अब हम लोग उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जा रहा है तो ये सब आ रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में वर्क जो होगा, वर्क इज निगेटिव इन दिस केस, इन केसों में, जैसे यहाँ पे वर्क जो ग्रेविटी के द्वारा किया गया वो निगेटिव है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज निगेटिव, ठीक। तो निगेटिव वर्क का डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखें, तो निगेटिव वर्क का डेफिनेशन लिखते हैं अभी, और इस पर एक एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चन भी। निगेटिव वर्क कैसा हो जाएगा, तो निगेटिव वर्क मीन्स कि फोर्स व्हेन अ फोर्स डू वर्क, जब एक फोर्स काम करता है और उस कंडीशन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो तो उसी को बोल देंगे क्या, निगेटिव वर्क। तो इफ फोर्स एक्ट्स करे किसमें, तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या उल्टा भी ले सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन सच वर्क इज नॉन एज नेगेटिव वर्क, फॉर्मूला हो गया ये। अब चलिए इसी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, और अभी जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला फोर्स का भी यूज करना होगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ जिससे टाइम कम लगे। देखिए क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास 1.5 kg, आपको फोर्स ना देके क्या दिया, मास दिया 1.5 kg, इसका मैं सॉल्यूशन अभी बना रहा हूँ, ठीक। जो उसको ऊपर फेंका गया, मतलब एक बॉल है, इस बॉल को यहाँ से कहाँ फेंका गया, इस बॉल को ऊपर फेंका गया, तो कुछ हाइट तक जाएगा, उसका रुक जाएगा, तो ये दिया हुआ है कि इट रीचेज हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब ये अगर ग्राउंड लेवल था, इस ग्राउंड से कोई फेंका था, ये 4 मीटर है। आपको उतना नहीं कंसेप्ट पे जाना कि अरे यहाँ तो लड़का का भी हाइट होगा, ठीक है, उतना नहीं जाना, आपको सिंपल केस में दिया हुआ, उतना आप जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। ये 4 मीटर है, अगर बोला वर्क डन निकालो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, बोलेंगे आप फोर्स तो है नहीं, मास है ना, तो फोर्स का क्या होता है, m/g होता है, और आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको नहीं भूल जाइएगा, ये नहीं समझिएगा फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, पिछला वाला छोड़ देंगे, कभी नहीं हो पाएगा। फोर्स इक्वल टू मास यानी 1.5 इंटू जी यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। तो आगे आपके पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4 मीटर,
तो यहाँ से आपके पास जो फार्मूला है किसी चीज़ का वर्क का एफ डॉट एस वो कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू क्या चीज़, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, 15 इंटू 4 ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे दोनों अपोजिट है तो माइनस में, तो ये कितना हो गया -60 जूल, ठीक है, -60 जूल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि अभी बात करो अगेन, आपका मन तो हो सकता है इसकी इस चीज़ के लिए भी कि वो आदमी जो फोर्स लगाया होगा उसका कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है भाई, उस हिसाब से भी आप फोर्स निकाले, उस हिसाब से पॉजिटिव आएगा, वो फोर्स भी इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। जैसे मैं आपको सिंपल सा केस दूँ, एक ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन मुझे अच्छे फिगर बनाने नहीं आता है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक, ट्रेन अब इंजन लगा रहा है फोर्स इसलिए इधर जा रहा है, तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे हाँ पॉजिटिव वर्क है। पर मान लीजिए कि आपको बोलेगा कि निकालो कितना काम किया गया, ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा। तो फ्रिक्शन कैसा होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट का, तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आपको वर्क निकालना है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्क हो किस फोर्स के कारण हो रहा है, किस कौन सा फोर्स ऐसा है जो वर्क कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए बात करते हैं थर्ड कंडीशन में, जो कि केस 3 होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, 2 केस हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा केस जो है वो दिया है फोर्स एट सम एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट सम एंगल। अब बोलेंगे ऐसा कब होता है, अभी तो बताया था एक बच्चा है और वो बच्चा इस टॉय को खिलौना को ले जा रहा है, बच्चा लगा रहा है फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, रास्ते पे जाता है ना, ये रास्ता रहा आपका, ठीक है, इस रास्ते पे चक्का लगा हुआ है, ये रहा आपका रास्ता, इस रास्ते पे जा रहा है बच्चा, अपना स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है, इस चीज़ का धागा, मैं हाथ थोड़ा सा बना दूँ, वैसे मुझे आता नहीं है ड्राइंग तो सॉरी इस चीज़ के लिए, जैसा हो गया आप समझ लीजिए, ये बच्चा है, बच्चा इसको लेके जा रहा है, यहाँ से फोर्स लगाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, वैसे ये तो कुछ भी मान सकते हैं पर थीटा ज़्यादा कंसिडर होता है एंगल में, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, थीटा वैसी तरह अल्फ़ाबेट जो है जैसे ABCD तो वो भी मान सकते हैं। चलिए हम लोग थीटा मान लीजिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा यहाँ नॉलेज होगा, ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बनाया हुआ है छोटा सा लेक्चर, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक मैथमेटिक्स से, वो जाके आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए अभी समझते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है, एक ट्रायंगल को रिलेट करता है किस किस चीज़ से, एंगल और साइड से। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का अगर मीनिंग ही देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से थोड़ा सा लेना पड़ेगा आपको, ट्राई मतलब 3, गोनो जैसे पॉलीगॉन में गोन होता है, गोन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर, मतलब 3 साइड को मेजर करने वाला। ट्रिगोनोमेट्री भी अलजेब्रा और अलजेब्रा के ही तरह है या ज्योमेट्री की ही तरह है, एक फील्ड है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, एंगल और साइड रिलेट करते हैं किसका, ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, हाँ बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, फोर्स अलग है, इस दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। इस केस में हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या था, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, या आप नीचे का लेक्चर देख लीजिए अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और उसी के जैसे और था, जैसे tan थीटा का भाई cot थीटा था, sec थीटा था, cosec थीटा था, ये आपको देख लेना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर। अब देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको इसको और इसको रिलेट करना है, तो इसके लिए बेस्ट होता है cos थीटा। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक हमारे पास ट्रायंगल है, इस केस में ये अगर थीटा है, ठीक, ये एंगल है, ये अगर बेस है और ये अगर हाइपोटेन्यूज है, इसी दोनों के रेशियो को बोलते हैं क्या चीज़, इसी दोनों के रेशियो को बोलते हैं cos थीटा। अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोला जाता है sin थीटा, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस को बोला जाता है, cot थीटा बेस पे परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा है, इसका उल्टा भाई है ये sin का, ये cos का, ये और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो sin का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos का बेस बाय हाइपोटेन्यूज और इसका परपेंडिकुलर बेस और उसी का ये सब उल्टा। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रायंगल दिखा लें, बोलेंगे यहाँ ट्रायंगल नहीं पर ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, तो इस कंडीशन में अगर हम cos थीटा लगा दें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो अगर अगर मान लीजिए ABC है, आपको एक बच्चा के लिए इतना मेहनत, बच्चा इतना खींचते रहता है, तो नहीं बच्चा का ये बात नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारा ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्रक सब पे से जो गाड़ी उतरता है या कोई वकील उतरता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का लेवल लगा रहता है और ट्रक में से इस ऐसे प्लेन पे सामान निकलता है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पे एक एंगल बना रहता है। मुझे उम्मीद है आप इमेजिन कर रहे हैं इस चीज़ को। cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस यानी ये AB बाय हाइपोटेन्यूज जो कौन है AC, हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं ना एंगल के अपोजिट होता है, तो यहाँ से cos थीटा जो है वो कितना आ जाएगा AB यानी S बाय F हाइपोटेन्यूज। आपके मन में एक और चीज़ आ सकता है कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फार्मूला ऑफ वर्क कभी नहीं है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला ऑफ वर्क है क्यों, है क्या, तो वो है फार्मूला ऑफ फोर्स जो है वो है फोर्स इंटू क्या,
डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है वो दोनों, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ से एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई एफ कॉस थीटा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो पूरा फोर्स के कारण नहीं हो रहा है, फोर्स से कम के कारण हो रहा है। एक कॉस थीटा भी यहाँ आ रहा है, कॉस थीटा का कुछ वैल्यू होता है कि हाँ वैल्यू होता है, इसको मैं आपको इजी ट्रिक से, बहुत इजी ट्रिक से बता दूंगा। यानी अब जो हम वर्क निकालेंगे उसमें एफ जो डॉट एस जो था यहाँ पे एस की जगह क्या आएगा, एफ कॉस, एस की जगह एफ कॉस थीटा, ठीक। तो ये क्या बन गया, एफ कॉस थीटा पूरा हो गया इंटू एस, यानी इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। मतलब रियली में जो है वो फोर्स पूरा है ही नहीं, फोर्स है क्या, एफ कॉस थीटा के बराबर, टोटल फोर्स नहीं है, ठीक। तो एफ के जगह हम क्या रिप्लेस कर दिए, ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक। उम्मीद है आपको समझ गया है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। एफ डॉट एस इसी को बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है अभी, तो तत्काल चलिए। अब ये थीटा किसी किसी एंगल पे डिफाइन है, कुछ पर्टिकुलर एंगल जो आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। एक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, यही सब आपको पर्टिकुलर केस मिलेगा, चिंता नहीं कीजिएगा। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये केस है। कॉस थीटा का अपना अपना वैल्यू होता है यहाँ पे, जैसे कॉस थीटा और थीटा ये है, तो कॉस थीटा अगर कॉस 0 हो तो इस केस में 30 हो, इस केस में अपना अपना वैल्यू होता है। इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि थीटा जो है वो है, और थीटा का वैल्यू के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप क्या करेंगे, आप काउंटिंग लिखने आता है, यस, तो आप यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखिए 4 3 2 1 0, ठीक, लिख लिए, हाँ लिख लिए। यहाँ पे आप 4 ही हुआ, 4 नहीं 5 हुआ, 1 2 3 4 5 सबके आगे में लिख दिया। आप जरूरी नहीं कि आगे में ही लिखें। उसके बाद दूसरा काम करना है, आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल है, इतना काम तो अभी तक आपको दिक्कत नहीं लगा होगा, नहीं तो आगे भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपको 4 से 0 तक काउंटिंग लिखना है और सबके नीचे 4 से डिवाइड करना है। लास्ट काम सबको स्क्वायर रूट मार देना है। इससे क्या होगा, इससे ट्रिगोनोमेट्रिक आपको वैल्यू आ जाएगा। जब 4/4 1 हो गया, और यही है कॉस, जब 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 तो वो हो जाएगा, देखिए √3 तो ऐसे ही रह जाएगा, और √4 को हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज़, √3 और बाई √4 की जगह क्या आ जाएगा 2, 4 मतलब 2 × 2 ना, और 2 बार जब 2 हो तो 1 निकाल सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और यही है कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 45 तो 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 1/√2, ठीक, तो 1/√2। 60 में ये क्या हो गया 1/2, ये क्या आ जाएगा 0/4 यानी 0, ये हो गया आपका एंगल और इसका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, समझे ना। यहाँ पे मतलब cos 0 जो होता है वो कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2। आपको बोल देगा कि ये जो बच्चा है जो है वो फोर्स खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आप फोर्स निकाले या आप डिस्प्लेसमेंट निकाले, ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट फोर्स निकाल के आप वर्क निकाले, तो आप कैसे फॉर्मूला दिखाएंगे उस कंडीशन में, ऐसा एफ एस कॉस थीटा, और यही रियल फार्मूला। यहाँ से देखिए सब केस आ जाएगा, ठीक है। अभी तक आप जितना फार्मूला बनाए थे वो सब फार्मूला इससे आ जाएगा, ठीक। cos 60 जो है, पहले cos 45 जो है 1/√2 है, cos 60 यहाँ से मैं लिख रहा हूँ cos 60 जो है वो 1/2 है, cos 90 जो है वो क्या है 0। एक दो क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप, इसको याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर बेस्ट करते हैं, जिसके बाद और थोड़ा सा इसी फार्मूला को और थोड़ा सा प्रिस्क्राइब करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास, चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आपका टाइम बचे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg, ब्लॉक मतलब कोई मटेरियल, ठीक है, सिंपली अगर समझे तो ब्लॉक मतलब एक लकड़ी। तो एक ब्लॉक है जो मास है 1 kg, स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड मतलब झुकाव, तो एक प्लेन है जो इस तरह से झुका हुआ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक प्लेन है जो इस तरह से झुका हुआ, यानी कुछ एंगल पे ही चीज आपको दिखाने का कोशिश करें। तो एक प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, अब इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये बोल रहे हैं भैया कि 30 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के पास जब कोई चीज झुका रहता है जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक्स वेट, मतलब एक ब्लॉक है यहाँ, यही नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह का, तो उसके ब्लॉक के वेट, ब्लॉक का वेट किधर होगा नीचे की तरफ। वेट भी क्या होता है, एक तरह का फोर्स, पढ़े हम लोग ग्रेविटेशन में, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। किस तरह का फोर्स है, जो अर्थ अप्लाई करता है, आप जो फोर्स खींच रहा है उसी को वेट बोलते हैं, तो इसका वेट है, यही चीज फोर्स हो जाएगा। फोर्स वेट के बराबर होता है, जो कितना दिया हुआ है बाय 1 kg है इसका, 1 kg है, तो इसका आप अगर हमको फोर्स निकालना है तो 1 kg इंटू 10 करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मास दिया हुआ ना 1 kg, kg में क्या होता है मास, ठीक। तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन, ओके। यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, और ये स्लाइड कर रहा है, मतलब धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ आ जाएगा। इस केस में ये 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब एस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है कि वर्क कितना किया, तो वर्क अगेन इस केस में क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल का भी है क्योंकि 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा फोर्स लगा ही नहीं ना,
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप देखें एफ कॉस थीटा था, मतलब फोर्स का पूरा कंपोनेंट गया ही नहीं, ठीक है, फोर्स का पूरा कंपोनेंट नहीं गया, फोर्स तो था इधर, फोर्स था इधर mg, वेट था ना, ये फोर्स का निकालना है तो mg, इधर पूरा फोर्स था, लेकिन क्या इधर पूरा काम हुआ, और इधर पूरा काम हुआ रहता तो पूरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता, और ये गया कहाँ, इधर, मतलब जो फोर्स था वो फोर्स कुछ इधर जाया और कुछ इधर, ठीक है, तो उसका छोटा सा पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो इस तरफ लगा, जिसके कारण ये मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे कम लगा, फोर्स का एक कंपोनेंट, एक पार्ट लगा, छोटा सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद डिटेल में आप पढ़ेंगे 11th में कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सब आप सिंपली समझिए कि फोर्स जो है उसका अपना पार्ट भी होता है। अगर 10 न्यूटन है, यहाँ पे पूरा 10 न्यूटन नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे 10 न्यूटन जो है पूरा नहीं गया, जैसे देख लीजिए अभी वर्क इक्वल टू एफ इंटू एफ यानी 10, एस कितना चला है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मैं बदल देता हूँ मीटर में, यानी 0.50 मीटर इंटू 0.50 बाई 100 कर देता हूँ, इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 5 बचा, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है अभी हम लोग देखे √3/2, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू √3/2, तो कितना हो गया, सिंपली आप इसको लिख दीजिए 2.5 √3, आपको और डिटेल में जाना है तो इसको √3 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरह से इंक्लिनेशन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको निकालना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं किस चीज़ का, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि उस जो फॉर्मूला अभी हमारे पास आया है, ठीक है, तो उस फार्मूला के हिसाब से हम लोग कुछ और भी जितना अभी देखे थे पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, उसको निकालते हैं। तो हमारे पास रियल फार्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू या वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से है। अब दो इंपॉर्टेंट इसमें है, पहला जो केस हम लोग देखे थे पॉजिटिव वर्क, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ भी एंगल बन रहा था, नहीं वहाँ तो एंगल नहीं बन रहा था, बन रहा था, ठीक है, फोर्स भी इधर था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, या इस बीच में कितना एंगल बन रहा था 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जो हम बोल रहे थे एंगल वो कहाँ कितना बन रहा था 0 डिग्री, इसीलिए जो वर्क का जो फॉर्मूला था वो एफ एस कॉस 0 हो जाता था, और कॉस 0 अभी हम लोग देखे थे कॉस 0 कितना होता है 1, याद है ना आपको ट्रिक 4 3 2 1 0, कभी भूल जाए 4 3 2 1 0 बाई 4 4 4 सबसे डिवाइड कर देना और रूट मार देना, तो ये आ गया, तुरंत आ गया ना, हाँ 4 से 4 क्या 1, तो ये आया ना। तो इसीलिए ये तो cos 0 का वैल्यू क्या आ रहा था 1 ही ना, एफ एस इंटू 1, तो इसीलिए वर्क का फॉर्मूला हम एफ इंटू एस भी लिख दे रहे थे। अच्छा नेगेटिव वर्क में भी ऐसा होता है क्या, हाँ होता है। देखिए दूसरा केस निगेटिव वर्क का, निगेटिव वर्क में आप अगर ध्यान से देखें तो फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, या ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स इधर लगे डिस्प्लेसमेंट इधर हो। तो इस कंडीशन में एंगल कितना लग रहा है, तो कुछ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये तो यानी एक तरह से लाइन बना रहा है, यानी 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री बना रहा है, समझते हैं ना 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो मैं ज्योमेट्री का भी बेसिक आप दे दूंगा, वहाँ भी आप एंगल जाके टाइमिंग दे दूंगा, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा कितना से कितना में आपको एंगल का नॉलेज हो जाएगा। 180 डिग्री, यस इट इज़ 180 डिग्री। तो इस केस में निगेटिव वर्क हुआ कैसे, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, हाँ तो वर्क का मेन फार्मूला क्या है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 वैसे आपको समझने का जरूरत नहीं है क्योंकि समझिए कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, अभी तो आपने पढ़ा है, एक एक्स्ट्रा रख लीजिए, ये तो था 0 के लिए, ठीक है, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और किसके लिए 90 के लिए, 90 से जस्ट 180 के लिए एक और याद रखिएगा, 180 के लिए होता है -1, ठीक है, 0 से 180 जस्ट 180 आगे जाएंगे तो -1, अगर 360 पे आएंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, पर चलिए उतना नहीं पूछा जाएगा 180। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ गया एफ इंटू एफ डॉट एस इंटू -1, कॉस 180 -1, तो ये क्या आ गया -fs, इसलिए आता था -fs। और थर्ड जो है वो है आपका, जब मान लीजिए इसको थर्ड वर्क के टाइप में पढ़ेंगे जो कि है 0 वर्क, ठीक है, वर्क 0 भी हो सकता है, कब, देखिए फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है एक तरह से बोले, क्योंकि फोर्स जो है मान लीजिए फोर्स तो इधर लग रहा है या ऊपर या नीचे, चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर लग रहा है और mg फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसके इसमें एंगल कितना बना, एंगल जो बना वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल जो है वो बना 90 डिग्री, ठीक, हाँ। तो इसके से क्या होगा, इसके से अगेन फार्मूला जो है मेन फोर्स वर्क डन का क्या है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 होता है कितना, अभी देखिए 0, तो ये क्या हो गया एफ इंटू एस इंटू 0, इसलिए वर्क कितना हो गया 0। तो वर्क 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इस दोनों के बीच में जो
इसी को वेट या फोर्स बोलते हैं। इस दोनों के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। कैसे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। ऐसा केस कहाँ मिलता है? ऐसा केस मिलता है आपको कुली के केस में, या इस केस में जैसे हम जनरल कंसेप्ट में बात किए थे कि आप कोई चीज़ कोई वेट लेके खड़े हैं, उस केस में आप खड़े हैं तो नो डिस्प्लेसमेंट। या आप अगर चल भी रहे हैं तो अब चल क्या है, जैसे कुली है, कुली क्या किया हुआ है, तो कुली अपने शरीर पे रखा हुआ है क्या चीज़, एक वेट, ठीक है, पेटी रखा हुआ है या बहुत सारा सामान रखे हुआ है और वो मूव कर रहा है इधर, ठीक, और उसका सामान किस पे है, उसके हेड पे। अब हेड इधर, उसका जितना वेट है उस सामान का ऑफकोर्स वेट है, लेकिन वो किधर वेट लग रहा है, नीचे की तरफ, डाउन, उसका वेट लग रहा है, ठीक। ये अगर एक है तो इसका वेट लग रहा है डाउन, लेकिन ये मूव किधर करेगा, तो कुली मूव करता है हॉरिजॉन्टल। तो इस दोनों के बीच में जो है इस फोर्स के कारण, जो अर्थ का ग्रेविटेशन है उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। उसी के कारण डिस्प्लेसमेंट होता तो या तो इधर होता है या तो इधर, इधर होता है पॉजिटिव वर्क सेम डायरेक्शन में, इधर होता है निगेटिव वर्क, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए ऐसा केस जो है वो जीरो केस का, जीरो वर्क का कंसिडर किया जाता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स इज कॉल्ड जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो वर्क होता क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जीरो वर्क का पॉजिटिव निगेटिव वर्क का मैंने लिख दिया है पहले। जीरो वर्क इज कब होता है, तो इफ नो डिस्प्लेसमेंट हैपेंस, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, या इफ देयर एग्जिस्ट नो डिस्प्लेसमेंट, देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, देन वर्क डन इज जीरो, ठीक है, वर्क डन हो जाता है जीरो। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चीज़ समझने के बाद वर्क समझ गए, ठीक है। वर्क के टाइप्स को पढ़ लिए, वर्क के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो वर्क, ठीक। स्केलर होने के बाद भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, इसलिए आप ऐसे डिफाइन नहीं करिएगा कि वर्क है वो जीरो कैसे हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि भले ये स्केलर है लेकिन ये भी जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ऑफकोर्स। ओके, अब बात करते हैं किस चीज़ का, फाइनली जो मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा, उस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खोल भी सकते हैं या मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, आपको फिगर दिख रहा होगा। चलिए उसमें बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज जो है आपका एनसीईआरटी का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा, लिखा हुआ है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन, काम किया गया या नहीं। पहला जो है मैं सिर्फ लिखूंगा वर्क हुआ है या नहीं। आप एग्जांपल वहां देख सकते हैं, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगर सुमा पॉन्ड में स्विम कर रही है तो मतलब स्विमिंग में होता क्या है, स्विमिंग में तो आदमी बैठा नहीं रहता है या खड़ा नहीं रहता है, स्विमिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसके द्वारा, बाय फोर्स, ठीक है, जो एक फोर्स वो लगा रही है अपना मस्कुलर फोर्स, ठीक, तो उसी कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने लेग को मूव करके या ऐसे करके। और जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट भी है, मैं इधर ये भी करते जाऊंगा पॉजिटिव है निगेटिव अक्सर। तो ये केस क्या है, यस वर्क इज डन, वर्क यहाँ पे हो रहा है और वो भी कैसा वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। दूसरा केस पे आता है, दूसरा केस है कि एक डंकी है जो कैरी कर रहा है लोड ऑन इट्स बैक। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये डंकी का बैक है, डंकी के बैक पे बहुत सारा सामान लदा हुआ है। अब अगेन इस सारे का वेट किधर जाएगा, फोर्स किधर लगेगा, नीचे, ठीक है, फोर्स है नीचे, और डंकी तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, पाताल लोक में नहीं ना जाएगा, तो किधर जाएगा, तो वो सब डंकी जो है वो इधर मूव करेगा। तो अगेन हियर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, ठीक। कैसे आप बोल रहे हैं ये, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वेट है, जो कि फोर्स है, या जिसको आप बोल सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट और फोर्स से दोनों सेम ही रहता है, ऑफ ऑब्जेक्ट वो डाउनवर्ड है, या साइंटिफिक टर्म बोले तो वो साउथ के डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर हो रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द ईस्ट या इज हॉरिजॉन्टल, इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब ये दोनों अगर ऐसा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगल कितना बना है, सो थीटा इक्वल टू 190, थीटा कितना बना है यहाँ पे, ये इधर वेट और इधर ये, तो ये 90 बन रहा है, और 90 जहाँ बना तो cos 90 जीरो होता है, तो यस एंगल जीरो होता है, इसलिए नो वर्क इज डन, कोई वर्क यहाँ नहीं हुआ है। चलिए तीसरा का बात करते हैं। तीसरा दिया हुआ है सी, जिसको बोल सकते हैं आप थर्ड, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है, पहले होता था और अभी भी 10 में इसको और एलिबरेट करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझिए कि एक विंड मिल है, आप देखें विंड जो पवन चक्की बोलते घूमते रहता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो पहले इसका जब इसका इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया जाता था तो और भी इसका बहुत सारा यूज था, जैसे कि आटा पीसने में, हाँ आटा पीसने में भी इसका यूज था और भी बहुत सारे में। तो मान लीजिए विंड मिल है, अब देखिए इस केस में जो है ये पानी उठा रहा, ठीक है, विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, वेल यहाँ है,
इसमें एक रस्सी लगा है मान लीजिए, और ये इसको उठा रहा है। अब यहाँ उठा तो रहा है ये, ठीक, उठा रहा है ये पानी, लेकिन ग्रेविटी के फोर्स के हिसाब से देखें तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो वर्क इज डन, वर्क तो हो रहा, ठीक, वर्क इज डन। क्यों? बिकॉज ये फोर्स लगा रहा है, बिकॉज वाटर जो है वो लिफ्ट हो रहा है, वाटर इज लिफ्टिंग, वाटर ऊपर उठ रहा है, विच इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के अपोजिट है। आपको ये समझना है, आपको सीधा देखना वर्क डन है या नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट भी आपका और बढ़ा रहा हूँ, इन डायरेक्शन अपोजिट टू ग्रेविटी। तो इसीलिए वर्क भी है, और कैसा वर्क है? निगेटिव वर्क है, ठीक है, वर्क तो हुआ है लेकिन नेगेटिव। इस केस में नो वर्क और इस केस में पॉजिटिव वर्क। चलिए बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की, ऑप्शन डी या चौथा। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, आप कोई मूवमेंट नहीं देखते हैं प्लांट में, कुछ नहीं होता है, तो सो नो वर्क, सिंपली फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। फिफ्थ देखते हैं, एन इंजन इज पुलिंग ट्रेन, ऑफकोर्स इंजन जब पुल कर रहा है ट्रेन को, तो उसका जो बॉगी है या उसका खुद इंजन है वो मूव कर रहा है, तो उस केस में चूंकि बॉगी ही मूव कर रहा है तो वहाँ पे फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। ये पुल कर रहा है ना, इंजन पुल करता है ट्रेन को, और पुल क्या एक तरह का फोर्स है, इंजन इज पुलिंग ट्रेन, और जब पुल हो रहा है, ट्रेन खिंचा रहा है, तो देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑफ कोर्स पुल कर रहा है यानी फोर्स भी लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों हो रहा है, तो सो इट इज अ पॉजिटिव वर्क, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में, किसको देखते हुए पॉजिटिव वर्क बोल रहा हूँ कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन के हिसाब से देखो तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सिक्स्थ क्या है कि फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, बताइए अब अगर सूख रहा है, मम्मी बोलती रहती है अरे बहुत आज काम किए हैं, आज जो है मम्मी का बात नहीं आया था, चलिए आ गया, ठीक है, आज बहुत पूरा गेहूँ जो है वो छत पे सुखाए हैं, हम मम्मी को बोलेगा आप कुछ काम नहीं किया साइंस के हिसाब से, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा कोई काम नहीं किया, नहीं तो थप्पड़ लगेगा, ऐसे बोलेगा कोई काम नहीं किया, उसी कुछ हुआ गया, नहीं फोर्स हुआ लगा आपका, नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए नो वर्क। फाइनली एट लास्ट सेवेंथ एग्जांपल भी अ सेलबोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, ठीक है, अगेन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी भी लग रहा है, ठीक, विंड एनर्जी के कारण यानी फोर्स भी लग रहा है, तो यस यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, वर्क इज डन, और वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है क्योंकि जिधर एनर्जी होगा, जिधर मूवमेंट होगा विंड का, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहाँ से एक और चीज़ लग सकता है आपको कि एनर्जी और वर्क रिलेटेड है क्या? यस, एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड, वर्क एंड एनर्जी आर वेरी प्रीटी मच रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप वर्क कर रहे हैं मतलब आपके पास एनर्जी है, इफ यू आर डूइंग वर्क यू हैव एनर्जी, ठीक है, और अगर आपके पास एनर्जी है तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को अगर डिफाइन करें तो क्या है ये? कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख ही रहे हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क बहुत ही अपन है, इसको अगर ऑब्जर्व करके लिखे तो काम कर सकते हैं किसकी मदद से? एनर्जी की मदद से। आपको 4 दिन से खाना नहीं मिल रहा, क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं, मतलब नो वर्क विदाउट एनर्जी, ठीक है, कोई वर्क नहीं है बिना एनर्जी के। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिना एनर्जी के आप कोई काम नहीं कर सकते, बिना एनर्जी के आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोल सकते हैं नो एनर्जी नो वर्क, और एनर्जी है तो वर्क, तो वर्क और एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में और हम लोग ज़्यादा ऐसे करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एनर्जी के ऊपर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, भले ही थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने चाहा कि पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में आपको दे दूं, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। चलिए, उम्मीद है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।